क्या बात है, आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। व्यंग से रमन ने कहा तो राधिका ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। रमन राधिका के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और एकदम उसके पास जाकर बोला, राधिका, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। राधिका ने भौं चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बॉब कट बालों को झटकती हुई बोली, चलना क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूँ। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है? राधिका, खबरदार जो ऐसी बात की। रमन, तुम्हें क्या पता सफलता का नशा क्या होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था आज तक वहीं चिपके बैठे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेना नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। रमन का इल्जाम सुनकर राधिका ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिरर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको रमन। तुम्हारे जैसा फेल्योर इंसान मेरे लायक है ही नहीं। ना तो तुम मुझे वह प्यार और खुशियाँ दे सके जो मैं चाहती थी, और न खुद को ही किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है राधिका। बस मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे, मैं तैयार हूँ रमन। तुम कागज़ बनवाओ, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं यह सोचकर डरती थी कि हमारी बच्चियों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतनी बड़ी और समझदार हो गई हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगी। बड़ी को हॉस्टल भेज देंगे और छोटी मेरे साथ रह जाएगी। तो ठीक है, मैं तलाक के कागज़ तैयार करवाता हूँ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि रमन और राधिका की बड़ी बेटी निशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राधिका उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटी बेटी रो रो कर कह रही थी, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे से कई दफ़ा निशा दीदी सर दर्द की गोली खाती हैं। 1-2 बार तो मैंने इन्हें चक्कर खाकर गिरते भी देखा था। निशा दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ न बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी सहेली ने फ़ोन कर बताया था कि वे स्कूल में बेहोश हो गई है। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही, पर मुझे कानों कान खबर भी न होने दिया। यह सोचकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा रमन भी अस्पताल पहुंचा। राधिका ने सवाल किया, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं ऑफिस छोड़कर नहीं भागती तो पता नहीं निशा का क्या होता। वह दरअसल तलाक के कागज़ फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गई। मेरी बच्ची, अगले दिन तक निशा की सारी रिपोर्ट आ गई। निशा को ब्रेन ट्यूमर था। यह खबर सुनकर रमन और राधिका के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को और किसी बात का होश ही नहीं रहा। निशा के ब्रेन का ऑपरेशन कराना पड़ा। राधिका ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, रुपए पानी की तरह बहाए। निशा को काफ़ी लंबा वक्त अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल आना जाना लगा ही रहा। करीब 1.5-2 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर का ग्रोथ हुआ तो तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में निशा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। रमन और राधिका का पूरा ध्यान निशा को पहले की तरह बनाने में लगा हुआ था। राधिका का रिश्ता अभी भी अपने प्रेमी रवि के साथ कायम था। रमन अभी भी राधिका से नाराज़ था। दोनों के दिल अभी भी टूटे हुए थे, मगर दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया था। दोनों के लिए ही निशा की तबीयत पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो निशा की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 3-4 साल बीत गए। अब तक निशा नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। रमन और राधिका की ज़िंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी, मगर दोनों के दिल में जो फांस चुभी हुई थी उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इस बीच रमन के जीवन में एक परिवर्तन जरूर हुआ था। उसने अपने दर्द को गीतों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया।
उसकी गायकी लोगों को काफ़ी पसंद आई और देखते ही देखते उसकी गिनती देश के काबिल गायकों में होने लगी। रमन को अब स्टेज परफॉर्मेंस के साथ-साथ टीवी और फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे ऑफ़र मिलने लगे। नाम के साथ-साथ पैसा भी मिले और राधिका के तेवर कमज़ोर हुए, मगर रवि के साथ उसका रिश्ता वैसा ही कायम रहा और यह बात रमन को गवारा नहीं थी। इसलिए एक बार फिर दोनों ने तलाक लेने का फ़ैसला किया। रमन ने फिर से तलाक के कागज़ बनवाने को दे दिए। मगर दूसरे ही दिन राधिका की माँ का फ़ोन आ गया। राधिका की माँ अकेली जयपुर में रहती थी। बड़ी बेटी राधिका के अलावा उनकी एक बेटी और थी जो विदेश में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में राधिका ही उनके जीवन का सहारा थी। दर्द भरे स्वर में उन्होंने राधिका को बताया था, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो गया है। माँ, यह क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ बेटा, आजकल बहुत कमज़ोरी होती है, ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहाँ अकेली क्या कर रही हो? आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का दौर शुरू हो गया। रमन अपनी सास की काफ़ी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाज़त कभी नहीं देगी, इसलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी रमन अब खुद ही काफ़ी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि राधिका कहाँ है और क्या कर रही है। राधिका ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज शुरू करा दिया। वह खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। इस वजह से रवि के साथ वह अधिक समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में रवि ही 2-3 बार घर आकर राधिका से मिल चुका था। माँ समझ गई थी कि रवि के साथ राधिका का रिश्ता कैसा है और यह बात उन्हें बहुत ज़्यादा अखरती थी, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। रमन के लिए उनके मन में सहानुभूति थी, मगर वह यह सोचकर चुप रह जाती कि रमन और राधिका दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। इन्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है, इसका फैसला भी इनका खुद का होना चाहिए। रमन को संगीत के सिलसिले में अक्सर दूसरे-दूसरे शहरों में जाना पड़ता और इधर पीछे से माँ की देखभाल के साथ-साथ राधिका रवि के और भी ज़्यादा करीब होती गई। करीब 2 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन राधिका बहुत रोई, पर रमन एक प्रोग्राम के सिलसिले में दिल्ली में था। राधिका ने अकेले ही माँ का क्रियाक्रम कराया। रवि ने ज़रूर मदद की उसकी। राधिका को इस बात का काफ़ी मलाल था कि खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर रमन दौड़ा हुआ आया क्यों नहीं। रमन के आते ही वह उससे इस बात पर झगड़ने लगी तो रमन सीधा वकील के पास निकल गया। जल्द से जल्द तलाक के कागज़ बनवाकर वह इस करवाहट भरे रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर लौटा तो अंदर से आ रही आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी निशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और राधिका चीख रही है, नहीं निशा, तू ऐसा नहीं कर सकती, अभी उम्र ही क्या है तेरी, आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी करना क्यों चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए क्या? पर मम्मा, आप यह क्यों भूलते हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करते हो? हमने तो कुछ नहीं कहा आपको, आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं, फिर मेरे फैसले पर आप इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत करो मेरी बच्ची, मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी, वह भी एक विवाहित से। शेखर विवाहित है मम्मा, पर मेरी खातिर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देगा। 2-3 महीने के अंदर उसे तलाक मिल जाएगा। तलाक के कागजात उसने सबमिट कर दिया है। पर बेटा, यह तो समझने की कोशिश कर, तू एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है और तेरा शेखर एक दलित युवक। नहीं नहीं, यह संभव नहीं मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना जरूरी है। शेखर का परिवार और रस्म रिवाज सब अलग होंगे, तू नहीं निभा पाएगी। पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक ही थी ना, एक हैसियत, एक दर्जा, एक से ही रस्म रिवाज, मगर आप दोनों तो फिर भी नहीं निभा पाए ना, तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटी का जवाब सुनकर राधिका शतबद्ध रह गई थी। रमन को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात सूल की तरह चुभ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि
कब उसकी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई थी कि उन दोनों की भूल समझने लगी थी, और सिर्फ समझ ही नहीं रही थी बल्कि उसी भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थी। रमन अचानक लड़खड़ा सा गया, जल्दी से दरवाज़ा पकड़ लिया। निशा और शेखर घर से बाहर निकल गए थे। राधिका अकेली बैठी रो रही थी। रमन धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिया। राधिका ने कांपते हाथों से वे कागज उठाए और अचानक ही उनको फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लपक कर रमन के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, रमन, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोल कर रख दिया। मैं मानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि वे अपना रास्ता न भटक जाए। राधिका की बात सुनकर रमन ने भी सहमति से सिर हिलाया और तलाक के कागज के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन बना लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब